एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधूरा है बेटा इन दो थ्योरम्स के बिना। ये वाली जो एक्सिस है जो आई एक्स करके लिखी हुई है, जो बी के परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, एम बी स्क्वायर बाय 12, हो सकता है पेपर में पूछ ले द एक्सिस ऑफ रोटेशन मस्ट लाई विद इन द बॉडी। नहीं, द एक्सिस ऑफ रोटेशन मे लाई इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। तो आपको बस एक चीज याद रखनी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब नेट टॉर्क जीरो, m2g माइनस m1g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। बेटा वो रियल पुली के लिए नहीं लगता था, वो आइडियल पुली के लिए लगता था। या तो आप ऐसे बोल दो कि यार ये ग्राउंड पे ऐसे ये रॉड रखी हुई है और जब आपने इसको ऐसे हल्का सा धक्का दिया तो ग्राउंड पे ऐसे स्लिप नहीं कर रही। प्यारे बच्चों, क्या हाल समाचार है सबके, कैसे हैं सब? स्वागत करता हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा एक नए माइंड मैप में। जी हाँ, आज एक बहुत ही फेमस चैप्टर हम उठाने वाले हैं, माइंड मैप देखने वाले हैं। किसका बेटा? रोटेशनल मोशन का। ठीक है बेटा, तो बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के चलिए शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बेटा रिजिड बॉडी से। अच्छा, इसको ना आरबीडी भी बोला जाता है, आरबीडी यानी रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। इस चैप्टर को स्पेशली कोटा में आरबीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, आरबीडी। तो रिजिड बॉडी क्या होती है? जैसे किसी के लिए हम बोलते हैं ना यार ये तो बहुत ही रिजिड है, किसी इंसान के लिए हम ये शब्द यूज करते हैं कि यार ये तो बहुत ज्यादा रिजिड है। रिजिड मतलब यार वो चेंज नहीं होता, मतलब टस से मस नहीं होता, उसने कोई डिसीजन ले लिया तो ले लिया। इंसानों के लिए हम इस तरीके से वर्ड यूज करते हैं रिजिड। बॉडी के लिए फिजिक्स में रिजिड बॉडी का क्या मतलब है समझते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है, देखेंगे बेटा, लिखा हुआ है इन अ रिजिड बॉडी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज डज नॉट चेंज, ऑल्सो इट्स शेप एंड साइज रिमेन्स द सेम। हम बोल रहे हैं, जैसे इसका एग्जांपल ले लो, ये रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फोर्स लगा दूंगा तो इसका शेप साइज चेंज हो जाएगा, बट ऐसे फिजिक्स के हिसाब से जैसे रिजिड बॉडी है तो यहां पे एक पॉइंट और यहां पे एक दूसरा पॉइंट, दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। एक और रिजिड बॉडी का मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं और साथ में देख लेता हूं कि रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। बिल्कुल हो गई, बहुत बढ़िया, नहीं तो दिल के अरमा आंसू में बह जाएंगे और हम वफा करके भी तनहा रह जाएंगे। खैर, ये भी एक रिजिड बॉडी है। यहां पे कोई भी आप 2 पॉइंट्स ले लो। अब ऐसा मत बोलना कि आप इसका शेप साइज चेंज कर रहे हो। अरे फिजिक्स की भाषा में आप मान लो अगर इसका शेप साइज नहीं चेंज कर पा रहे हो तो कोई भी 2 पॉइंट्स आप ले लो, उनके बीच की डिस्टेंस फिक्स रहेगी, उसको रिजिड बॉडी बोलते हैं। अब मेरे को एक एग्जांपल बताओ। ये लो भाई, अपने पास सब कुछ है, असला हम भी रखते हैं पहलवान। ये देखो, क्या रिजिड बॉडी है? नहीं, इसके 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस चेंज हो सकती है, तो दिस इज नॉट अ रिजिड बॉडी, दिस इज नॉट अ रिजिड बॉडी। स्प्रिंग की मैं बात करूं तो स्प्रिंग भी कोई रिजिड बॉडी नहीं है। ये सर अगर हम बात करें तो जैसे स्टिक हो गई तो ये भी एक रिजिड बॉडी कहलाएगी, ठीक है। खैर, तो ये तो हो गई रिजिड बॉडी की डेफिनेशन। आगे चलते हैं। ये वर्ड आप बहुत बार सुनने वाले हो बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक बार इसको देख ही लेते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। और अगर आपको याद हो तो हमने जब एक्सियल वेक्टर्स पढ़ा था तब हमने जाना था बेटा क्या, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सारी चीजें एक्सियल वेक्टर्स होती है और जिनका डायरेक्शन क्या होता है बेटा? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और मैंने आपको बताया था कि 2022 में एक सवाल भी पूछा गया था, इन पांचों में से कोई एक बॉडी थी, बॉडी बोल रहा हूं, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी थी एक्सियल वेक्टर, उसमें पूछा था कि इसका डायरेक्शन क्या होता है, तो उसका आंसर आएगा कि अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जब भी एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन पूछे तो आप बोलोगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक इमेजिनरी एक्सिस है, द एक्सिस अबाउट विच अ बॉडी रोटेट्स। जैसे मान लो ये बॉडी रोटेट कर रही है, ये बॉडी घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। समझ में आ पा रही है बात? हाँ सर। जैसे पंखा घूमता है, पंखा चलता है, तो जिस एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा है वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मान लो बॉडी ऐसे घूम रही है, तो ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है बॉडी, तो इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है सर, चलते हैं आगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। आज तक हमने पढ़ा था इनर्शिया, याद करो कहां पे? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। उस इनर्शिया का कोई फॉर्मूला नहीं था, कोई यूनिट, कोई डायमेंशन नहीं था, बस ये पता था कि वो मास पे निर्भर करता है। ये भी कुछ वैसा ही है, लेकिन यहां पे हमारे पास इसकी यूनिट भी है, डायमेंशन भी है, फॉर्मूला भी है, सब कुछ है। समझेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वहां पे इनर्शिया क्या था कि भाई आप उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करोगे तो बॉडी रेजिस्ट करेगी। यहां पे स्ट्रिक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट रोटेशन। तो देखो क्या लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश, घूमने में कष्ट। घूमने में कष्ट यानी कि कोई बॉडी रुकी हुई, आप उसको घुमाना चाह रहे हो, आप उसका घूमना स्टार्ट करवाना चाह रहे हो, तो बॉडी जो रेजिस्टेंस शो करेगी दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। या कोई बॉडी घूम रही है, घूमती बॉडी को आप रोकने की कोशिश करोगे तो वो जो हिंड्रेंस या रेजिस्टेंस ऑफर करेगी उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेसिकली इनर्शिया है, लेकिन किसके लिए? रोटेशनल मोशन के लिए, ठीक है। तो घूमने में कष्ट, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी when its state of rotational motion is changed। सेम टू सेम वैसा इनर्शिया जैसा ही है, बस
यहां पे हम इनर्शिया को एसोसिएट कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं किससे? घूमने से, रोटेशन से। तो घूमने का यानी रोटेशन वाला जो इनर्शिया उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसी को हम आगे वाली स्लाइड में कंटिन्यू करेंगे, इसको देख लीजिए। ठीक है सर, चलते आगे। इट इज अ टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। अब पेपर में कभी टेंसर क्वांटिटी बोलता नहीं है, तो हम यहां पे स्केल लिखा हुआ है, टिक स्केलर इन पेपर, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन पेपर में पूछेगा, पेपर में टेंसर देता नहीं है, तो पेपर में हम स्केलर लगा के आएंगे। ठीक है, ओके। ऐसा यूनिट कितना हो गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला, अच्छा इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? कैपिटल आई से। इसको आप याद रखिएगा, पता होगा आपको। यस सर, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। ये इसका ऐसा यूनिट, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। और यहां पे एक बात लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बोली पिछले स्लाइड पे, क्या? इट इज रोटेशनल एनालॉगस ऑफ मास। रोटेशनल एनालॉगस ऑफ मास मतलब कि ये मास का चचेरा भाई है। मतलब आप समझो, जैसे ट्रांसलेशन में हम बात करते थे मास की, ट्रांसलेशन में हम इनर्शिया को जोड़ते थे किससे? मास से। तो जैसे ट्रांसलेशन मोशन में मास था ना, इनर्शिया, वैसे यहां पे रोटेशन में क्या आ गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब ट्रांसलेशन की बात कर रहे हो तो इनर्शिया और मास, और रोटेशन की बात कर रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इट इज रोटेशनल एनालॉगस ऑफ मास। मतलब वहां पे मास होता था ट्रांसलेशन में, और रोटेशन वाले चैप्टर में मास की जगह हमने बोल दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है सर। तो अब इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? जैसे मान लो कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, m1 m2 m3 m4 m5 अप टू mn, खूब सारे हमारे पास पार्टिकल्स है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये दिस इज AOR, शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे AOR, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मान लो ये सारे पार्टिकल्स इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, अच्छा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है। ऑलवेज एंड ऑलवेज कैलकुलेटेड अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। जी हाँ, इसको आप याद रखिएगा, क्या कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए निकाला जाता है। एक बॉडी की इनफाइनाइट एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकती है, एक बॉडी की इनफाइनाइट एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकती है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई भी बॉडी बना लेते हैं अपन, ठीक है? जैसे मान लो बॉटल बना ली, ये बॉटल ले ली, इसको मैं इनफाइनाइट तरीके से रोटेट कर सकता हूं, ऐसे रोटेट कर सकता हूं, ऐसे रोटेट कर सकता हूं। आप समझ पा रहे हो? हाँ सर, ठीक है। ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता, इस एक्सिस के अबाउट कर सकता हूं, इस एक्सिस के अबाउट कर सकता हूं, इस एक्सिस के अबाउट, कैसे भी मैं इसको रोटेट करवा सकता हूं। तो अ बॉडी कैन हैव इनफाइनाइट एक्सिस ऑफ रोटेशंस। तो वी कैन से कि एक बॉडी के इनफाइनाइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकते हैं। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कैसे भी रोटेट करवाओ। मेरे कहने का मतलब है कि इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज कैलकुलेटेड अबाउट एन एक्सिस, फॉर एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऑलवेज कैलकुलेटेड, लिख देता हूं ऑलवेज कैलकुलेट। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे सवाल बन सकते हैं बेटा, आप भी जान रहे हैं कि नीट का सन की बुड्ढा बहुत शाना है। ऑलवेज कैलकुलेटेड अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा तो सर अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा? बिल्कुल, जी हाँ, डेफिनेटली। अभी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला नहीं देखा है, लेकिन उससे पहले ही मैंने आपको ये बता दिया है, एक मिनट, उससे पहले ही मैंने आपको ये बता दिया है कि एक बॉडी की इनफाइनाइट एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकती है। तो एक बॉडी के कितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकते हैं? इनफाइनाइट। मर्जी आपकी, किसी एक्सिस के अबाउट निकाल लो तो इनफाइनाइट एक्सिस ऑफ रोटेशन, इनफाइनाइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अ बॉडी मे हैव, मे लिख रहा हूं है ना, मे हैव या कैन हैव इनफाइनाइट एक्सिस ऑफ रोटेशंस। So infinite axis of rotation, so we can say a body may have infinite values of moment of inertia। क्यों? क्योंकि जितने, ऐसा वो कहावत है ना, जितने मुंह उतनी बातें, वैसे ही जितने एक्सिस ऑफ रोटेशन उतने मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अ बॉडी में हैव इनफाइनाइट एक्सिस ऑफ रोटेशंस, सो वी कैन से a body may have infinite values of moment of inertia। ठीक है बॉस, डन हो गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन कैसे किया गया है उसकी बात अपन देख लेते हैं। ये तो हमने की पॉइंट देख लिया, कैसे डिफाइन किया गया। देखो, हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। जैसे इसका डिस्टेंस हो गया r1, इसका डिस्टेंस हो गया r2, यहां पे मैं लिख भी देता हूं। लेट्स से डिस्टेंस हो गया r1, ये डिस्टेंस हो गया r2, ये डिस्टेंस हो गया r3, ये डिस्टेंस हो गया r4, ये डिस्टेंस हो गया r5, ये डिस्टेंस हो गया rn। ठीक है, तो m1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस m2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस m3 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर एंड सो ऑन। आप इसको सब्जी भाजी की तरह ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना, ये मिस आउट कर जाते हैं बच्चे, क्या कि आप एक से ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर रहे हो
ध्यान रखना तभी ऐड करना जब वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस के अबाउट हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब भी आप एक से ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर रहे हो, दो या दो से ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर रहे हो, आप करो, आराम से करो, स्केलर तरीके से करो, लेकिन ध्यान रहे कि आप जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर रहे हो वो एक ही एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कैलकुलेटेड है। अलग अलग एक्सिस के अबाउट कैलकुलेटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करने का कोई तुक नहीं बनता। इन द सेम वे अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सब्ट्रैक्ट करो तो करो, आराम से करो, स्केलर तरीके से करो, सिंपल एल्जेब्रा से करो, लेकिन वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही एक्सिस के अबाउट कैलकुलेटेड होना चाहिए। दो अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रखे, उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इट डजंट मेक एनी सेंस, इसका कोई सेंस नहीं बनता। एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट होंगे तो आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, जो मर्जी करो। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं, इस पे अपन आ रहे हैं, वेयर आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो मान लो एक्सिस सिंपल सा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है साहब, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये हो गया कोई मास, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो आर कैसी डिस्टेंस होती है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये हो गया मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, वो हो जाएगा मास इंटू परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर। कैसी दूरी बेटा, कैसी दूरी, परपेंडिकुलर दूरी, तो मास इंटू परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर। ठीक है सर, चलेगा, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, इसको ठीक से लिख देता हूं। तो यहीं से हमारे पास मास इंटू परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है, यहीं से ऐसा यूनिट आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर, डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ये क्या लिखा है यार, देखो यहां पे हम किसका सम कर रहे हैं, एम इंटू आर स्क्वायर, एम इंटू आर स्क्वायर, एम इंटू आर स्क्वायर, तो समेशन यानी सम कर रहे हो एम इंटू आर स्क्वायर, एम आई आर आई का स्क्वायर, आई कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेकर के एन। ऐसे लिखने का तरीका होता है मैथ्स में, कभी हो सकता है पूछ ले तो इसलिए लिख दिया है, वो एम इंटू आर स्क्वायर का समेशन है। ठीक है सर, ये हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ठीक है साहब, ये डन हो गया है ना, ओके साहब। ये डिस्क्रीट मासेस है, डिस्क्रीट मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने देख लिया, इस पे खूब सारे सवाल आपसे क्लास में करवाए भी गए होंगे। यस सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉडी, बॉडी के मास पे निर्भर करती है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसा मैंने आपको बोला एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जी हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मास पे डिपेंड कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड कर रहा है। और यहां पे लिखा है मास डिस्ट्रीब्यूशन, समझना मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने क्या किया, जैसे मान लो मास, आपने क्या किया, जो मास है ना वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास पास डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, काफी करीब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। अगर आपने वही मास, अगर आपने वही मास, अरे बाप रे बाप, अगर आपने वही मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर दूर डिस्ट्रीब्यूट किया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो खाली मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड करता, मास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ साथ वो निर्भर करता है बेटा मास डिस्ट्रीब्यूशन पे, यानी मास आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास कर रहे हो, दूर कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है 2 पॉइंट मास सिस्टम के लिए। याद करो लास्ट माइंड मैप में, सेंटर ऑफ मास वाले माइंड मैप में याद करो, मैंने आपको कही थी कि वापस लौट के आएगा, m1 और m2 के बीच का डिस्टेंस r है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये डिस्टेंस r1 होगी, ये डिस्टेंस r2 होगी। मैंने कही थी सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास करेगा और आपसे पूछेगा उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये नीट में पूछा जा चुका है, ये नीट में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, मैं आपको बता दूं बेटा, नीट में भी पूछा जा चुका है और डायरेक्ट और जे में भी पूछा जा चुका है। तो आप सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, m1 इंटू r1 का स्क्वायर प्लस m2 इंटू r2 का स्क्वायर। आप r1 और r2 की वैल्यू हमने निकाली ली थी लास्ट माइंड मैप में, यस सर। r1 और r2 वैल्यू पुट करने के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा अबाउट सेंटर ऑफ मास, वो आएगा mred है। mred क्या है, रिड्यूस्ड मास। मैं आपको बता दूं पहले, दिस इज रिड्यूस्ड मास, दिस इज नोन एज रिड्यूस्ड मास। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है रिड्यूस्ड मास इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है, इन दोनों मासेस के बीच की दूरी है ठीक है सर। और रिड्यूस मास हो गया m1 m2 बाय m1 प्लस m2। तो बेसिकली जो फॉर्मूला आएगा ना वो कितना आएगा, शॉर्ट में लिख देंगे, शॉर्ट में ही लिखा हुआ है m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर, यानी दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। इसको आप याद रखना, रिस्क मत लेना, ऑलरेडी पूछ चुका बेटा नीट में भी और जेई में भी, डायरेक्ट देख लो। ठीक है सर, ये भी डन हो गया, आगे बढ़ो। चलो साहब आगे चलते हैं। अब है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। भर भर के आपको क्लास में सवाल करवाए गए होंगे पैरेलल एक्सिस और
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधूरा है बेटा इन दो थ्योरम्स के बिना। और सबसे पहले क्रोनोलॉजी से देखें तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर अपन देखें तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा थ्योरम आएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और उसके बाद आएगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आप पहले तो ये देख लो कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम की खास बात क्या पता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम की खास बात ये, इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ 2D एंड 3D बॉडीज। जी हाँ, ये 2D और 3D बॉडीज दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। 2D यानी शीट हो गई, 2D यानी शीट हो गई, जैसे रिंग हो गई 2D बॉडी, जैसे डिस्क हो गई, और 3D बॉडीज जैसे जैसे स्फीयर हो गया, होलो स्फीयर, जैसे सॉलिड स्फीयर हो गया, जैसे सिलेंडर हो गया। तो जी हाँ, अच्छी बात क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम 2D 3D बॉडीज दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। मान लीजिए एक बॉडी है, अच्छा पैरेलल एक्सिस नाम से समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे दो एक्सिस है, एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और एक कोई ऐसी रैंडम एवं सी कोई एक्सिस है, लेकिन दोनों पैरेलल होनी चाहिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। तो अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट, जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो मुझे शिफ्टिंग करनी है। बेसिकली इट इज ऑल अबाउट शिफ्टिंग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शिफ्टिंग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम सेंटर ऑफ मास टू एनी अदर एक्सिस, बट ये एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए, डिस्टेंस d हो गया। बॉडी का मास कितना है, m है, तो इस एक्सिस के अबाउट, ये जो पैरेलल एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के पैरेलल जो एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ICUM प्लस md², जिसमें d क्या है, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है सर, तो I पैरेलल कितना आ गया बॉस, ICUM प्लस md²। कंडीशन क्या है, सबसे पहले द टू एक्सिस मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर, नाम से जस्टिफाइड है, नाम से समझ में आ रहा है, नाम से एकदम क्लियर है, पैरेलल एक्सिस, तो एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए। और दूसरी, एक इन दोनों में से कोई एक एक्सिस तो सेंटर ऑफ मास से पास होनी ही चाहिए, वन ऑफ द एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। समझ में आ गई, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्सिस आपने ले ली उससे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया शिफ्ट कर रहे हो, नहीं, शिफ्टिंग हमेशा होगी तो सेंटर ऑफ मास से ही होगी, शिफ्टिंग हमेशा सेंटर ऑफ मास से ही, ऐसी एक्सिस से ही की जाएगी शिफ्टिंग हमेशा जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो। इसको ध्यान में रखना, इसमें बहुत गड़बड़ियां करते हैं बच्चे। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया जा रहा है, चेतावनी दे दी जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ ओनली वैलिड फॉर 2D बॉडीज। 2D बॉडीज यानी रिंग हो गई, डिस्क हो गई, इस तरीके की जो बॉडीज है, रेक्टेंगुलर शीट हो गई, स्क्वायर शीट हो गई। 3D बॉडीज के लिए नहीं लगती ना स्फीयर के लिए, ना उसके लिए हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के लिए, ओनली वैलिड फॉर 2D बॉडीज। इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, 3 एक्सिस होती है बेटा, 1 2 3, इनमें से 3 में से 2 एक्सिस बॉडी के प्लेन में लाई करती है। जैसे मान लो ये जो बॉडी दिख रही है आपको, हाँ सर, इसके प्लेन में लाई कर रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस। तो ये बोलता है, जैसे मान लो इस डायग्राम में एक्स और वाई एक्सिस इस बॉडी के प्लेन में, तो आई एक्स प्लस आई वाई बराबर उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, आई जेड। नोट, 2 एक्सिस मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ द बॉडी। कितनी एक्सिस है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, कितनी एक्सिस है, 3 म्यूचुअली, म्यूचुअली समझते हैं, हाँ सर, जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, उसमें से 2 बॉडी के प्लेन में लाई करनी चाहिए, और उन 3 में से 2 बॉडी के प्लेन में लाई करनी चाहिए, और एक बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। थर्ड एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर ऑफ द, एक सेकेंड, थर्ड एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी। इसको ठीक कर देता हूं, थर्ड एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बॉडी। ठीक है सर, और ऐसा जरूरी नहीं है, एंड नीड नॉट टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास, यहां पे ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सेंटर ऑफ मास से पास हो, नहीं नहीं। एक मस्त बात बताऊं, हाँ सर बताओ, देखो बताता हूं। बच्चों को क्या लगता है, ये डायग्राम देखा बच्चों ने और बोले कि सर हमेशा एक्स और वाई एक्सिस बॉडी के प्लेन में रहेगी। मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मान लो ये एक बॉडी होगी रैंडमली, ऐसे रैंडम शेप ले लिया आपने, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये देखो, समझना आप मेरी बात, ये 2 एक्सिस और ये तीसरी एक्सिस, ये 2 एक्सिस तो क्या हो गई बेटा, ये 2 एक्सिस तो बॉडी के प्लेन में ही होगी, ये 2 एक्सिस बॉडी के प्लेन में हो गई, और एक एक्सिस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो ऐसा नहीं है कि बॉडी के प्लेन में हमेशा एक्स और वाई एक्सिस ही रहेगी, ये ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकता है। देखो आजकल कोई भरोसा नहीं है उसका, देखना बॉस, देखो इधर, तो यहां पे मैंने बोल दिया, यहां पे बॉडी के प्लेन में है मान लो एक्स वाई, बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया जेड। यहां पे बॉडी के प्लेन में है वाई जेड, बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया एक्स। यहां पे देखो ना, एक्स वाई हो गया, एक्स जेड हो गया, वाई जेड कर लो। यहां पे
अच्छा अपन ने यहाँ पे वाई जेड लिया ना, क्या क्या हो गया, एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, एक्स जेड ले लो, एक्स और जेड ले लो तो वाई परपेंडिकुलर हो गया। मेरे कहने का मतलब है तीन में से एक्स वाई जेड में से कोई भी दो एक्सिस बॉडी के प्लेन में हो सकती है और कोई भी तीसरी एक्सिस उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो सकती है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड, आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड, ठीक है। यहाँ पे हम बोलेंगे आई वाई प्लस आई जेड, समझ गए, हाँ सर, आई वाई प्लस आई जेड बराबर आई एक्स, और यहाँ पे हम बोलेंगे, और यहां पे हम बोलेंगे आई एक्स प्लस आई जेड बराबर आई वाई। ओके बॉस, डन हो गया टकाटक एकदम, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, चलेंगे फिर आगे, ठीक है सर, डन हो गया सर, ये भी डन हो गया, ठीक है। अब देखो भाई आगे चलते हैं, सम इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आने वाले कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको याद होने चाहिए। ऐसे तो दुनिया भर में, दुनिया जहान में बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं अलग अलग बॉडीज के, लेकिन कुछ कंटिन्यूअस बॉडीज आप देख पा रहे हो, कंटिन्यूअस बॉडीज मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, कंटिन्यूअस बॉडीज का फील दिलाया था, हाँ सर। तो कुछ कंटिन्यूअस बॉडीज के और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, वहां पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे हैं। थिन रॉड एक ऐसा एक्सिस जो कि बॉडी के प्लेन के बॉडी के प्लेन बोल रहा सॉरी, रॉड के परपेंडिकुलर है, रॉड का मास हो गया m और लेंथ हो गया l, रॉड का मास हो गया m, लेंथ हो गया l, तो इसके सेंटर से पास हो रहा है, समझना, इसके सेंटर से पास हो रहा है रॉड के परपेंडिकुलर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ml²/12। बाकी आप शिफ्टिंग कर सकते हो, इसके कॉर्नर से पास होती हुई एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ml²/3। शिफ्टिंग करा के पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के कर सकते हो, बट ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है सर। अगला ये देखो यार, ये रॉड है और ये एक्सिस इसके कॉर्नर से पास हो रही है, और देखो मैं बताता हूं आपको कैसे। जैसे मान लो ये थिन रॉड हो गई, ये थिन रॉड हो गई, देखना समझना, मान लो लेट सपोज ये थिन रॉड है, ये ऐसी है इस तरीके से। अभी आपने देखा कि यार ये मान लो थिन रॉड है, हो गया ml²/12, ये हो गया ml²/3। अब मान लो ये थिन रॉड है, तो ये एक्सिस है और ये इसके कॉर्नर से पास हो रही है, और ये एक्सिस इससे कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है बेटा, यहाँ पे थीटा एंगल बना रही है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/3 sin स्क्वायर थीटा। आप चाहो तो थीटा को 0 और 90 रख के भी कंफर्म कर सकते हो। अच्छा एक चीज मेरे को बताना, एक चीज मेरे को बताना, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, क्या चीज, ऐसे तो बता दोगे, मुझे इसमें लगता नहीं है कि कोई दिक्कत होगी। जैसे मान लो ये रॉड है, थिन रॉड है, थिन रॉड है और इसका मास m है, मेरे को जरूर से बताना, इसका मास m है और लेंथ है l, मुझे बताना। अभी मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, ठीक है, क्या कि यार अगर इस एक्सिस के अबाउट अगर अपन लेंगे, इस एक्सिस के अबाउट अगर अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। ये थिन रॉड है, पहले ही बता दिया, ये रॉड कैसी है, बहुत ज्यादा थिन है, आपको भली देखने में मोटी लग रही है पर थिन रॉड है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है सर, बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये रिंग है, तो मैंने एक ही डायग्राम में, एक सेकेंड, एक्चुअली क्या है कि बोर्ड जो है सुबह से चल रहा है, अब ये इसका सिस्टम हैंग होने लगा है, बोर्ड सुबह से चल रहा है, ठीक है। देखो इधर, एक्चुअली इसको कॉन्स्टेंटली ना, ये बहुत मतलब हीट एमिट करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, तो इसको कॉन्स्टेंटली ना एसी रिक्वायर्ड होता है। इंसान को एसी लगे ना लगे, भाई इस डिजिटल बोर्ड को जरूर एसी लगता है, नहीं तो हैंग होने लगता है। देखो रिंग है, रिंग की अगर अपन बात करें, रिंग की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो तीन एक्सिस है, एक वो एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही है और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, एक वो एक्सिस जो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर और उसके कॉर्नर से पास हो रही है टेंजेंशियली, और एक ऐसी एक्सिस जो ये डायमेट्रिकल एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है, डायमेट्रिकल एक्सिस, समझ गए, हाँ सर, डायमेट्रिकल एक्सिस, यानी उसका डायमीटर ही और कुछ नहीं, डायमेट्रिकल एक्सिस है, ठीक है। तो यहां पे लिखे हुए देखो mr², इसको आप शिफ्ट करोगे mr² प्लस md², या है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये हो जाएगा 2mr²। और इसके अबाउट, ये क्लास में किया होगा आपने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, इसके अबाउट जो डायमेट्रिकल एक्सिस है उसके अबाउट आ गया mr²/2। सब याद होने चाहिए, टकाटक रिवीजन हो जाएगा आपका इससे, ठीक है सर। चलते हैं आगे, ये तो आप कमेंट सेक्शन में बता ही दोगे। लेट्स मूव अहेड। मान लो आपके पास एक हॉलो सिलेंडर है, अब आप हॉलो सिलेंडर को पिचका दोगे तो क्या बन जाएगा, हॉलो सिलेंडर को ऊपर और नीचे से पिचका दोगे तो एक रिंग बन जाएगा। तो रिंग का तो इस एक्सिस के अबाउट कितना आता था, mr²। एक चीज एक्स्ट्रा है, आज तक पूछी नहीं पर क्या पता पूछ ले, ये अगर सिलेंडर की लेंथ l है तो ये एक ऐसी, देखो ये एक ऐसी एक्सिस है जो सिलेंडर की लेंथ के परपेंडिकुलर और सिलेंडर के सेंटर से पास हो रहा है, तो ये एक्स्ट्रा है ना, ये एक्स्ट्रा है। तो अगर आप याद रखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा, ml²/12 प्लस mr²/2, लेंथ के परपेंडिकुलर सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ठीक है। अच्छा अगर अपन बात करें डिस्क की, बेटा किसकी बात करें, डिस्क की बात करें, तो डिस्क
ये फिर वही एक्सिस आ गई जो सेंटर से पास हो रही, प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है सर। ये डायमेट्रिकल एक्सिस हो गई, ये वो एक्सिस आ गई जो उससे टेंजेंशियली पास हो रही है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। mr²/2 शिफ्ट करोगे, mr² प्लस md², ये डिस्टेंस हो गया mr² प्लस mr², तो 3/2 mr², ठीक है। डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट हो जाएगा mr²/4। होलोस्फीयर का डायमेट्रिक, ये होलोस्फीयर है, ये रिंग नहीं। अब वो तो बात तो नजरिए की, अब आप देखो तो ये रिंग जैसी लग रही है, आप देखो तो होलोस्फीयर है, तो बात नजरिए की है, क्योंकि 2D में 3D का एहसास दिलाना है, इसलिए होलोस्फीयर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr²। शिफ्टिंग करोगे, डिस्टेंस कितना हो गया बॉस, ये डिस्टेंस हो गया सर मालिक r हो गया, तो शिफ्टिंग करोगे तो 2/3 mr² प्लस mr², तो आ जाएगा आपके पास 5/3 mr², ठीक है। अगला सॉलिड सिलेंडर की बात की जाए बेटा, सॉलिड सिलेंडर की बात की जाए, सॉलिड सिलेंडर को ऊपर और नीचे से पिचका दोगे, देखना है विजिबल है क्या। हाँ सर बढ़िया से विजिबल है, एकदम टकाटक, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर और नीचे से सॉलिड सिलेंडर को पिचका दोगे तो एक डिस्क हासिल होगी। डिस्क का इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 था, पिछली स्लाइड पे देखा, ये एक्स्ट्रा है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो कि इस सिलेंडर के लेंथ के परपेंडिकुलर है और उसके सेंटर ऑफ मास से पास होती है। ये एक्स्ट्रा है, याद रखना चाहे तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, ये एक्स्ट्रा है, ये तो याद होना चाहिए। ml²/2 12 प्लस mr²/4, ठीक है, ठीक है सर। वैसे तो मैंने ध्यान रखा है कि कोई भी फॉर्मूला गलत सलत ना हो, पर भूल चूक लेनी देनी क्षमा प्रार्थी हूं पहले से, अगर कोई फॉर्मूला गलत लिखा हो गलती से, वैसे मैं चेक कर लेता हूं। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर भैया ये डिस्क नहीं है, सॉलिड स्फीयर है, बात नजरिए की है। डायमेट्रिकल एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। फिर से अगर आप शिफ्टिंग करोगे ICOM प्लस md², ICOM प्लस md² लगा के शिफ्टिंग करोगे तो कितना आ जाएगा 2/5 mr² प्लस mr², यानी 7/5 mr², ठीक है। ठीक से बना देता हूं, चलिए साहब। तो ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें होने चाहिए याद, बाकी क्लास में आपके खूब सारे बतेरे सवाल करवा दिए गए होंगे। यस सर, चलिए करवा देने चाहिए, हाँ सर आपके हिसाब से, ठीक है, बहुत बढ़िया। कंटिन्यू करते हैं। रेक्टेंगुलर लैमिना या शीट, ये कोई थिन रॉड नहीं है, पहले ही बता दिया। ऐसा आप मान लो यार, हालांकि ये रेक्टेंगल लग रहा है, क्या हो सकता है लग रहा, हाँ लग रहा है, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है ना, ठीक है ना, समझ गए। हाँ सर, तो ऐसा ही कुछ रेक्टेंगुलर शीट टाइप आप इसको मान सकते हो। तो लंबाई इसकी हमने ले ली L और चौड़ाई ब्रेड ले ली, ये हो गई लेंथ L, ब्रेड हो गई B। अब सुनो, मास M ले लो, मास M है, मास कितना है बेटा इसका, M है। मास कितना है इसका, मास कितना है, M है। इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट देखो, जो यहां पे यूं कह लो कि ब्रेड के अलोंग एक्सिस है, एकदम एकदम कॉर्नर से पास हो रही, ब्रेड के अलोंग, लेंथ के परपेंडिकुलर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ml²/3। और यहाँ पे वाली जो एक्सिस है ये लेंथ के अलोंग एकदम नीचे, एकदम नीचे, और बी के परपेंडिकुलर, तो mb²/3। इसको याद रखना, हो सकता है पूछ ले, मुझे नहीं लगता इसमें कोई हर्ज है इसको याद करने में, ठीक है, ठीक है सर। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे बेटा रेक्टेंगुलर लैमिना या रेक्टेंगुलर शीट की, अभी भी बात करी थी लेकिन वो दूसरी एक्सिस थी, दूसरी एक्सिस है। देखो यहाँ पे हमने बोल दिया कि रेक्टेंगुलर शीट है, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है, ये हो गई लंबाई L और ये हो गई लंबाई L, ठीक है, यस सर। और चौड़ाई कितनी ले लेते हैं बेटा, 1 सेकेंड, 1 मिनट, अभी ठीक करके देता हूं, ठीक है सर। ये चौड़ाई कितनी होगी बेटा B। अब देखो कौन सी एक्सिस लेनी है आपको, कौन सी एक्सिस लेनी है आपको। अगर हम बात करें सर इस एक्सिस की जो लेंथ के परपेंडिकुलर है, ये एक्सिस दिख रही है आपको, IY जो बोला गया, लेंथ के परपेंडिकुलर है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, हाँ सर। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ml²/12। ये वाली जो एक्सिस है जो IX करके लिखी हुई है, जो B के परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, mb²/12। और आपने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दिया, IX प्लस IY बराबर IZ, कितना हो गया, इसका और इसका सम आ गया, हाँ सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सर, ये देखा हुआ है वैसे हमने क्लास में। अच्छा अगर लेंथ और ब्रेड बराबर हो जाएंगी तो स्क्वायर शीट बन जाएगी। अरे मैं आपको बोलूं एक रेक्टेंगल जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि वो एक स्क्वायर है, यस सर, तो स्क्वायर हो गया। ये भी L, ये भी L है ना, तो ये हो गया ml²/12, ml²/12, और इसका सम कितना हो गया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया सर, ये आ गया दिस प्लस दिस, यानी ml²/12 प्लस ml²/12, जी हाँ, वो कितना आ जाएगा आपके पास बेटा, ml²/6 आ जाएगा, ठीक है सर। आगे चलते हैं। अच्छा इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं बेटा, पेपर में इस तरीके से पूछ सकता है, बेवकूफ बना सकता है कि मान लो हमारे पास ये रिंग है ना, इस तरीके की चीजें पूछी जा सकती है कि मान लो ये रिंग है हमारे पास, ठीक है साहब,
इसका मास कितना है बेटा रिंग का? सर रिंग का मास है m और रेडियस है इसका r। ठीक है सर, रेडियस हो गया हमारे पास इसका r। अब वही बोलता है कि मैं इसका मास ले लिया m और रेडियस हो गया r। अब वही बोलता है कि बेटा अगर मैंने इसका एक आर्क ले लिया, इसका नहीं मतलब एक आर्क ले लिया जिसका रेडियस r है और जिसका मास m इसी के बराबर है, इसका आर्क नहीं लिया, इसका आर्क लूंगा तो उसका मास m थोड़ी आएगा, जाहिर सी बात है। अगर मैंने एक आर्क लिया, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैंने इस पूरे मास m को रिंग की जगह एक आर्क में तब्दील कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, जैसे इस प्रकार से ऐसे, ठीक है, भावनाओं को समझेंगे सर, भावना तो हमारी कॉलोनी में रहती है। अरे बेटा मैं उस भावना की बात नहीं कर रहा, इधर देख, मान लो ये आर्क है जिसका मास कितना हो गया, एक इसका मास हो गया m, रेडियस हो गया r, समझना ठीक है। ये एक आर्क है जिसका मास हमने कितना ले लिया बेटा, m ले लिया, और रेडियस कितना ले लिया बेटा, r ले लिया, ठीक है ना। अब इसका मास उतना ही है जितना इस पूरी रिंग का है। इस पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना आ गया बच्चों, सर mr²। इस आर्क का भी, ये आर्क है और ये रिंग है, ये रिंग है, ये आर्क है। इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना है, mr²। और इस आर्क का भी, लेकिन आप ये देखो समानता क्या है कि इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, इसमें से नहीं लिया, एक आर्क लिया जिसका मास m है, दोनों का रेडियस r है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना आएगा, mr² आपके पास आ जाएगा। समझ में आ पा रही बात? हाँ सर समझ गए। इसका मतलब शेप से फर्क नहीं पड़ता है साहब, शेप से फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये पूरा का पूरा मास m मैं किसी आर्क में भी ढाल दूंगा ना, पूरा का पूरा मास m मैं किसी आर्क में भी ढाल दूंगा, तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही आएगा। इसका मतलब तो सर ये उसके लिए भी लागू होगा, किसके लिए, डिस्क के लिए भी लागू होगा। मैंने कहा बिल्कुल, इसी को कॉपी कर लेता हूं, इसी को कॉपी कर लेता हूं, ठीक है सर, इसको कॉपी कर लिया। अब देखो इसको मैंने डिस्क बोल दिया, क्या बोल दिया बेटा, इसको डिस्क बोल दिया, इसकी रेडियस हो गई r, ठीक है, ये हो गई डिस्क। रिंग की जगह क्या हो गया, डिस्क, मास कितना, ये आपने पढ़ा होगा क्लास में। और ये इस पे डायरेक्ट सवाल बन जाता है, बच्चा पता है क्या करता रहता है, कंफ्यूज कर देता है बच्चों को, बोलता है कि यार लेट सपोज ये वाला जो एंगल है ना, ये 60 है, ये 90 है, कुछ नहीं करना, कुछ ना करना। अगर इसका मास m है, रेडियस r है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², इस आर्क का मास m है, रेडियस r है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। सेम गोज विद द डिस्क, डिस्क है m मास का, तो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr²/2। अब ये डिस्क का एक सेक्टर है, इस डिस्क का नहीं, सेक्टर समझते हैं, जैसे पिज्जा का स्लाइस होता है बेटा। हाँ सर, देखा आपने लापरवाही का नतीजा, अभी ठीक करके देता हूं, अभी ठीक करके देता हूं। जैसे पिज्जा का स्लाइस होता है नहीं होता है, हाँ सर, वैसे ही सेक्टर होता है। जैसे डिस्क में से अगर आप एक स्लाइस निकाल लोगे, आप समझ गए, तो क्या मिलेगा आपको, एक सेक्टर मिलेगा। इसको हम आर्क नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर। इस सेक्टर का मास m है, रेडियस r है, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क के बराबर होगा, ये हो गया सेक्टर। इसको आर्क नहीं बोलते बेटा, इसको सेक्टर बोलते हैं। तो कहने की बात ये कि अगर मैं इस पूरे डिस्क को जिसका मास m है एक सेक्टर में ढाल दूं, कन्वर्ट कर दूं, तब्दील कर दूं, जिसका मास m है, तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही रहेगा, चाहे एंगल कितना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये की पॉइंट ध्यान में रखिएगा बेटा, एक की पॉइंट ध्यान में रखिएगा, बहुत काम आता है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। एक लास्ट चीज और देख लो, जिसपे नीट और जेई दोनों में ही सवाल पूछे जा चुके हैं। की पॉइंट मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास ना बेटा एक स्क्वायर है, इसको सच में स्क्वायर ही बना देते हैं, ठीक है, और इसको कर देते हैं, कलर कर देते हैं। ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया बेटा, मान लो यहाँ पे, ये यहाँ पे हो गया सेंटर ऑफ मास। अब इस सेंटर ऑफ मास से खूब सारी एक्सिस पास हो रही है, खूब सारी एक्सिस पास हो रही है। पहले तो ये बताओ विजिबल है क्या? हाँ हाँ विजिबल है, विजिबल है। खूब सारी एक्सिस पास हो रही है जो इस स्क्वायर के प्लेन में ही है, जो इस स्क्वायर के प्लेन में ही है और सेंटर से पास हो रही। खूब सारी एक्सिस ले लो, आप मर्जी जितनी एक्सिस ले लो, लेकिन बस कंडीशन ये है कि वो सारी की सारी एक्सिस इस स्क्वायर के प्लेन में लाए करनी चाहिए और इसके सेंटर से पास होनी चाहिए। मान लो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया I1, इस एक्सिस के अबाउट हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। एक सेकंड, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया I1, इसके अबाउट हो गया I2, ये हो गया I3, ये हो गया I4, है ना? ठीक है, समझ में आ रही बात? I1, I2, I3, I4, कितनी भी ले लो सर, और भी यहां पे एक्सेस हो जाए बेटा, आप ले लो, और कितनी भी एक्सेस ले लो, और जितनी एक्सेस चाहिए उतनी एक्सेस लो। मान लो इसके अबाउट हो गया I5, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया
सेम होगा। जी हाँ, इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा प्यारे बच्चों? सेम होगा। I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर I4 होगा आपका बेटा ml²/12, है ना। तो ये की पॉइंट है। इस पे मैं आपको बता दूं, नीट में भी सवाल पूछा है और जेई दोनों में ही सवाल पूछा है। दो ही तो भाई हैं, नीट का सन की बुड्ढा और जेई का सन की बुड्ढा। सही बात है, हाँ सर। अच्छा, कंडीशन क्या है कि सारी की सारी एक्सेस इसी के प्लेन में लाए करनी चाहिए, ठीक है। और सारी की सारी एक्सेस, ऑल एक्सेस, मैं लिख भी देता हूं, ऑल एक्सेस इधर रहने देते हैं, इधर लिख देते हैं, वैसे जगह तो दिल में होती है। ऑल एक्सेस मस्ट lie in the plane of square lamina यानी स्क्वायर शीट। क्या लिखा हुआ है? ऑल एक्सिस, ऑल सारी की सारी एक्सिस इसी के प्लेन में लाई करनी चाहिए और सेंटर से पास होनी चाहिए। एंड मस्ट पास थ्रू द सेंटर। अगर ऐसा है तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, चाहे कोई कितनी भी एक्सिस ले लो, इनफाइनाइट एक्सिस ले लो, इस पॉइंट से पास होती हुई इस प्लेन के अंदर लाए करनी चाहिए और इसके सेंटर से पास करनी चाहिए, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। इस की पॉइंट को आप याद रखना, है ना, ये पूछ लिया जा सकता है। चलते हैं प्यारे बच्चों आगे, अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फिनिश करते हुए, ठीक है। आप चाहो तो देखो, मतलब मैंने आपको एक ही पॉइंट बता दिया, सेक्टर वाला। इसमें बेवकूफ बनाता है, थीटा वीटा कुछ भी देता है, बच्चा कंफ्यूज। ये सेक्टर वाला बता दिया, ठीक है, ये बता दिया। आगे चलते हैं, ठीक है साहब। अब हम जा रहे हैं रेडियस ऑफ गायरेशन की तरफ। मैं आपको बताऊं, मैंने जानबूझ के वही डेफिनेशन ली है जो रेडियस ऑफ गायरेशन की दी जाती है, जो ऑथेंटिक डेफिनेशन है। लेकिन आप इसको इसकी डेफिनेशन से पढ़ोगे ना तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। मैं आपको एक तो ये डायग्राम बता दूंगा और मैं ये फॉर्मूला आपको फील करा दूंगा, तो उससे आपको ये डेफिनेशन में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। ये डेफिनेशन देखो, बहुत भीषण सी डेफिनेशन है। रेडियस ऑफ गायरेशन स्मॉल के, रेडियस ऑफ गायरेशन स्मॉल के क्या होता है समझो। एक बार अपन डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, बाकी मैं आपको फील दिला दूंगा इस डायग्राम से और इस फॉर्मूले से। देखो, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट मास फ्रॉम द एक्सिस whose mass is equals to the mass of whole body and whose moment of inertia is equal to the moment of inertia of body about that axis। अरे मोरी मैया जे का देख लियो, ये क्या डेफिनेशन है। जानबूझ के लिए ये ऑथेंटिक रेडियस ऑफ गायरेशन की क्या है बेटा, डेफिनेशन। आप समझो मेरी बात। जैसे मान लो ये एक बॉडी है जिसका मास कितना है बेटा, ये एक बॉडी है जिसका मास कितना है, m है, ठीक है, यस सर। अब इस बॉडी का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जरूरी नहीं एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर भी हो सकती है, रियल लाइफ में भी। अच्छा, हो सकता है पेपर में पूछ ले दी एक्सिस ऑफ रोटेशन मस्ट लाई विद इन द बॉडी, नहीं, द एक्सिस ऑफ रोटेशन मे लाई इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। अंदर भी हो सकती है बॉडी की और बाहर भी हो सकती है, ठीक है सर। अब सुनो, ये जो बॉडी है इसका मास m है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना है, I है। कितना है, I है। तो अब रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, मान लो इस पूरी बॉडी का मास मैंने कॉन्सेंट्रेटेड मान लिया यहां पे सेंटर ऑफ मास, इस पूरी बॉडी का मास मैंने सिचुएटेड मान लिया कहां पे, सेंटर ऑफ मास। अब इस पॉइंट मास की दूरी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से होगी रेडियस ऑफ गायरेशन के बराबर के, सच दैट इस पॉइंट मास का भी मास कितना हो, बॉडी के मास के बराबर, यस सर। इसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना हो गया बेटा, के रेडियस ऑफ गायरेशन के बराबर, सच दैट इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट भी उतना ही हो जितना इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। फिर से बोलता हूं, इस पूरी बॉडी का मास है, इसका इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हो गया I। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, आपने इस पूरी बॉडी का मास सिचुएटेड मान लिया इधर इसके सेंटर ऑफ मास पे, इसकी डिस्टेंस, इस पॉइंट मास की डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी है, के यानी रेडियस ऑफ गायरेशन, सच दैट इस पॉइंट मास का भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट वो कितना हो जाएगा, मास m इंटू के स्क्वायर, सच दैट ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट एज वेल एज इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट सेम होगा। कब, जब इस पॉइंट मास का डिस्टेंस कितना होगा, के होगा। हाँ सर, ये वैसे तो दिस लेक्चर इज मेंट फॉर रिवीजन, बट मैंने आपको यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की भी फील दिला दी। ये बोलता है इतनी खतरनाक, इतनी भीषण सी डेफिनेशन में, ठीक है, मैंने जानबूझ के डेफिनेशन लिए। अब जब आप ये डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना हो गया, I। इस पूरी बॉडी का मास कितना है, m है, और इस
सेंटर ऑफ मास यानी ये जो मास सिचुएटेड है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना हो गया के, तो आई बराबर एम के स्क्वायर, के कितना हो गया अंडर रूट आई बाई एम। तो रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आ गया अपने पास बेटा अंडर रूट आई बाई एम। अब मैं इस पे एक सवाल ही करवा देता हूं, क्यों ना इस पे एक सवाल ही कर लिया जाए। हाँ सर बिल्कुल, मान लो एक सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बेटा सॉलिड स्फीयर, और एक्सिस कौन सी लेते हैं सुनना, मान लो ये हमने सॉलिड स्फीयर ले लिया, एक एग्जांपल ही करा देता हूं ना, टंटा ही खत्म करते हैं। सॉलिड स्फीयर ठीक है सर, इसका मास कितना ले लेते हैं बेटा कैपिटल एम, और रेडियस कितना ले लेते हैं कैपिटल आर, सॉलिड स्फीयर का। ठीक है सर, अब ये जो एक्सिस है ना बेटा, इस एक्सिस के अबाउट मुझे, इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए। ये जो एक्सिस है ना इसके लिए मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, इस एक्सिस के लिए मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए। इस एक्सिस, ये जो एक्सिस है ये इससे टेंजेंशियली पास हो रही है, तो मैंने कहा यार आई बराबर एम के स्क्वायर होता है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया बेटा सर, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने बताया था 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ये हो जाता है आपका 2/5 प्लस 1 कितना हो गया 7/5। अरे देख लो ना 2/5 प्लस 1 कितना हो गया 7/5 एम आर स्क्वायर। यस सर बिल्कुल सर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सॉलिड स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट कितना हो गया सर, एक एग्जांपल ले लिया ताकि आपको फील आ जाए, 7/5 एम आर स्क्वायर बराबर एम के स्क्वायर, एम से एम शहीद हो गया, के कितना आ गया बच्चों सर, के आ गया √7/5 इंटू में आर बराबर के। हाँ सर ये आ गया अपने पास। अरे यहाँ पे वो स्मॉल के ही है बेटा ना, टेंशन मत लेना कि यहाँ पे कैपिटल, वो कैपिटल के नहीं स्मॉल के ही है, ये आ गया रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है सर, है ना, आई होप ये क्लियर होगा। तो आप तो ये डायग्राम एज वेल एज ये फॉर्मूला याद रख लो, और कुछ भी याद नहीं रखना ना, आप बस ये फॉर्मूला भी याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। आई बराबर एम के स्क्वायर, तो के कितना हो गया √I/m। ध्यान रखना है मास ऑफ कंप्लीट बॉडी है, और ये आई क्या है, जिस एक्सिस के अबाउट आपको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है उस एक्सिस के अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सवाल मैंने आपको करवा दिया। ठीक है सर, चलते आगे। ओके बॉस, लेट्स मूव अहेड, आ जाइए आगे। टॉर्क की बात करते हैं सर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सब एक्सियल वेक्टर्स है। जी हाँ, तो ये कैसा वेक्टर है मैं यहां पे पहले ही लिख देता हूं बेटा, एक्सियल वेक्टर है, यानी इसका जो डायरेक्शन होता है ना वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट होता है। बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर टॉर्क तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसका सेंस होता है, इसका डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। आप किसी बॉडी पे लगा रहे हो फोर्स, और फोर्स का रोटेटरी इफेक्ट जो होता है उसको हम टॉर्क बोलते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, बेस्ट एग्जांपल देता हूं, ये बॉटल का ढक्कन खुलता है जब मैं फोर्स लगाता हूं। जी हां, जब मैं क्या लगा रहा हूं, देखो ध्यान से, जब मैं क्या लगा रहा हूं बेटा, फोर्स लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं। यस सर, लेकिन फोर्स का रोटेटरी इफेक्ट क्या होता है, टॉर्क होता है। बिना फोर्स के टॉर्क होगा नहीं। मैंने इस पे लगाया फोर्स, लेकिन फोर्स का रोटेटरी इफेक्ट क्या हो गया, टॉर्क हो गया। अच्छा, इसको बंद करना है तब भी मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा। मैं लगा रहा हूं फोर्स, लेकिन फोर्स का रोटेटरी इफेक्ट होता है टॉर्क। ठीक है, जैसे दरवाजा खोलते बंद करते हैं, दरवाजा खोलते हैं, लगा रहे हो फोर्स, लेकिन फोर्स का रोटेटरी इफेक्ट आ रहा है जो कहलाता है टॉर्क। बिना फोर्स के टॉर्क नहीं होगा। समझ में आ पा रही बात? हाँ सर। अरे जैसे टायर पंचर हो जाता है तो टायर के नट बोल्ट खोलने के लिए रिंच पाने का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ सर, रिंच पाने का। तो रिंच पाने पे आप फोर्स लगाते हो, लगा रहे हो फोर्स, लेकिन प्रोड्यूस हो रहा है उसका रोटेटरी इफेक्ट, उसको बोलते हैं। समझ में आ गई बात? हाँ सर बिल्कुल सर। बल्ब होता है, बल्ब, वो याद है, एसीबी प्रद्युमन, इसका मतलब समझे दया। हाँ सर, तो बल्ब को भी तो अपन ऐसे फिट करते हैं। अब तो खैर बल्ब वो दूसरे प्रकार के आते, लेकिन पहले चूड़ी वाले बल्ब आते तो उनको ऐसे ही फिट करना पड़ता था। तो बल्ब को फिट करना उसके सॉकेट में, होल्डर में, बल्ब होल्डर में, तो क्या करोगे, लगा रहे हो फोर्स, लेकिन लग रहा है उसका टॉर्क, यानी रोटेटरी इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर। हाँ सर। डायमेंशनल फॉर्मूला याद है आपको, कहां पे, यूनिट्स एंड डायमेंशंस के माइंड मैप में देखा था। डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ml2t-2। इसको ऑल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स, या इसको अभी मैं आपको कपल के बारे में भी बता दूंगा, ये वो कपल नहीं जो आप सोच रहे हैं, कपल के बारे में बताऊंगा। ऑल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। अच्छा, पेपर में टॉर्क की जगह इसने मोमेंट ऑफ फोर्स दे दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अच्छा, टॉर्क का फॉर्मूला याद रखना है, टाउ बराबर आई अल्फा। हाँ सर याद है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उस एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट आप टॉर्क लगा रहे हो। अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, इनके बारे में अल्फा, थीटा, ओमेगा अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सर्कुलर मोशन में। हाँ सर बिल्कुल, ठीक है, ठीक है सर, ध्यान से। अच्छा, ये भी किसी पॉइंट या किसी एक्सिस के अबाउट
क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। देखो ध्यान से देखो, मान लो हो गया पॉइंट ओ, पॉइंट ओ ये है वो पॉइंट जिसके अबाउट मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है, ये है पी पॉइंट जिस पे फोर्स लग रहा है, ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये लग रहा है फोर्स एफ। अब मैंने क्या किया, ये है वो पॉइंट जिसके अबाउट मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है और ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इसको ज्वाइन कर दिया, हो गया आर वेक्टर। आर वेक्टर को बोलते हैं मोमेंट आर्म। क्या बोलते हैं, मोमेंट आर्म। अब टॉर्क को कैलकुलेट करने के ना दो तरीके हैं, आपकी इच्छा अनुसार आप करो, या तो आप फोर्स के कंपोनेंट ले लो इस मोमेंट आर्म के अलोंग और मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर। एक हो गया मोमेंट आर्म के अलोंग एफ कॉस थीटा, एक हो गया मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा। ठीक है, तो एक तरीका तो टॉर्क का क्या हो गया, दिस मोमेंट आर्म मल्टीप्लाइड विद दिस मोमेंट आर्म मल्टीप्लाइड विद कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ साइन थीटा। तो एक आ गया आपके पास आर इंटू एफ साइन थीटा, यानी यूं कह लो कि एफ का कौन सा कंपोनेंट, ये हो गया एफ परपेंडिकुलर और ये हो गया एफ पैरेलल। कौन सा कंपोनेंट, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड विद मोमेंट आर्म, यस सर, एफ साइन थीटा इंटू आर। या फिर आप एक काम करो, फोर्स को एक्सटेंड कर लो, फोर्स को एक्सटेंड कर लो, ये लाइन ऑफ एक्शन हो गई, लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन मतलब फोर्स को जब आप एक्सटेंड कर लेते हो, सब क्लास में पढ़ा रखा होगा, मैं तो बस आपको रिवाइज करवाने आया हूं। ठीक है, ये फोर्स को आपने एक्सटेंड कर दिया, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। इस लाइन ऑफ एक्शन पे इस ओ पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये कितना हो गया आर, ये थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हो गया आर कॉस थीटा, हो गया आर साइन थीटा। इसको बोलते हैं लिवर आर्म। इसको क्या बोलते हैं, ये मोमेंट आर्म होता है और ये कौन सा आर्म होता है, एक मिनट अभी ठीक करके देता हूं, ये होता है लिवर आर्म। ठीक है बेटा, हाँ सर। जब आप क्या करते हो, लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, परपेंडिकुलर लिवर आर्म कहलाती है। कितनी होगी, आर साइन थीटा। तो आप चाहो तो ऐसे कर लो, लिवर आर्म आर साइन थीटा मल्टीप्लाइड विद दिस फोर्स, तो आर साइन थीटा इंटू एफ भी वही बात है, यानी कह लो कि आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो एफ परपेंडिकुलर आर या एफ आर परपेंडिकुलर एक ही बात है, और ये दोनों चीजें एक ही ओर इशारा करती है। इसका मतलब समझे दया, एफ आर साइन थीटा आर एफ साइन थीटा एक ही बात है, लेकिन वेक्टोरियली यानी वेक्टर फॉर्म में टॉर्क को लिखा जाता है। ये याद रखना, ये हमने वेक्टर्स उधर भी देखा था, किधर, अरे आर क्रॉस एफ, जब मैंने आपको बेसिक मैथ्स पढ़ाया था, बेसिक मैथ्स नहीं, वेक्टर्स पढ़ाया था। वेक्टर्स में याद करो, हमने देखा था मल्टीप्लीकेशन, डॉट मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। डॉट मल्टीप्लीकेशन में मैंने बताया था, याद रखना, इंस्टेंटेनियस पावर एफ डॉट वी, याद होगा आपको। हाँ सर, एक होता है वर्क डन बराबर एफ डॉट एस, ये सर। वैसी क्रॉस प्रोडक्ट में भी हमने देखे थे, क्रॉस प्रोडक्ट में भी हमने देखे थे, है ना, वी बराबर ओमेगा क्रॉस आर, टाउ बराबर आर क्रॉस एफ। अगर आपको तब का याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो अब याद कर लो, टाउ बराबर आर क्रॉस एफ, वेक्टर फॉर्म। प्लीज इसमें गड़बड़ मत करना, एफ क्रॉस आर मत करना। आप एफ आर साइन थीटा या आर एफ साइन थीटा करो, लेकिन वेक्टोरियली इट इज आर क्रॉस एफ एंड इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एफ क्रॉस आर। एफ क्रॉस आर गलत आ जाएगा, आर क्रॉस एफ वेक्टर फॉर्म। और ये याद रखना, टाउ बराबर आई अल्फा। ठीक है सर, देख लें इसको पूरा, मैंने आपको मोमेंट आर्म, लिवर आर्म, हर चीज, ये हो गया मोमेंट आर्म में लिवर आर्म, हर एक चीज रिवाइज करवा दी है। ठीक है, ठीक है सर, चलते बेटा आगे। अब देखो इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। अभी तक हमने एक ही जीवन में एक ही प्रकार का इक्विलिब्रियम जाना है। अभी तक हमारे दिमाग में, हम सुनते थे इक्विलिब्रियम तो हमारे दिमाग में आता था नेट फोर्स जीरो, लेकिन बेटा यहां पे थोड़ी सी चीज डिफरेंट है। इक्विलिब्रियम में दो प्रकार के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। आप समझना, अगर उसने वर्ड यूज किया ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो आप बोलोगे नेट फोर्स जीरो है। क्या है बेटा, नेट फोर्स जीरो है, और नेट टॉर्क में और मे नॉट भी जीरो। नेट टॉर्क की मैं गारंटी नहीं लेता। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो। कैसे, मतलब एक एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो एक रॉड है, इसको आपने इसके अबाउट हिंज कर दिया, कील से दीवार में ऐसे ठोक दिया, एक फोर्स एफ इधर लगा, एक फोर्स एफ इधर लगाया, तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया, लेकिन ये घूमेगा इधर, इधर घूमेगा। कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज, तो नेट टॉर्क आ जाएगा। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स जीरो, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम मींस नेट टॉर्क जीरो। अच्छा, नेट टॉर्क जीरो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब नेट टॉर्क जीरो, नेट फोर्स मे और मे नॉट भी जीरो। जैसे इस एग्जांपल में नेट टॉर्क जीरो हो रहा है, लेकिन नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा है। तो आपको बस एक चीज याद रखनी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब नेट टॉर्क जीरो। और अगर आपको ये वर्ड बोल दिया स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इसका मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को जब मैं कंबाइन कर दूंगा तो बेटा वो क्या कहलाएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है। नेट फोर्स जीरो मतलब सारे फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, नेट टॉर्क जीरो है यानी कि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर है। और ये आप जानते हैं भली भांति
कि क्लॉकवाइज टॉर्क ऐड होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ऐड होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम वाला स्लाइड भी आप देख लीजिए। ठीक है सर, चले आगे। हाँ सर, आगे चलते हैं। अब देखो यार, यहां पे एक मेरे पास ना आपके लिए एक डायग्राम है, एक सेकेंड। हाँ भाई आजा, ये आ गया भाई। यहां पे मेरे पास ना आपके लिए एक नजराना है, कैसे, बहुत बेसिक सा, कि मान लो इस तरीके की स्टिक है, सेंटर के अबाउट क्या है बेटा, यहां पे मान लो हिंज डेस्क के अबाउट, ठीक है, या बैलेंस करनी है। सेंटर से D1 डिस्टेंस पे हमने एक मास टांग दिया M1, और सेंटर से D2 डिस्टेंस पे एक मास टांग दिया M2। ठीक है, और मुझे अगर इसको बैलेंस करना है, मैं अभी यहां पे बात कर रहा हूं किसकी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, तो मैं बोल सकता हूं कि यार कितना फोर्स लगेगा, जमीन यानी पृथ्वी इसको नीचे बुला रही होगी कितने फोर्स से, M1 जी, पृथ्वी इसको नीचे बुला रही होगी फोर्स M2 जी से, तो कितना हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1 इंटू M1 जी, तो M1 जी इंटू D1 बराबर, ये कैसा टॉर्क हो गया बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मस्ट बी इक्वल्स टू, अगर बैलेंसिंग ही करनी है, सब आपने क्लास में सीखा होगा, मैं बस एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू M2 जी, M2 जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस D2, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ये हो गया क्लॉकवाइज टॉर्क, जी से जी शहीद हो गया, कितना आ गया, M1 D1 बराबर M2 D2। हाँ सर, ठीक है सर, है ना। वैसे ही आप एक बार इसको ट्राई करिएगा, ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर मुझे इसको बैलेंस करना है, तो यहां पे मेरे पास M1 X1 M2 X2 M3 X3 की कंडीशन क्या होगी, इनमें रिश्ता क्या कहलाएगा, रिलेशन क्या आएगा, है ना। तो आप मुझे कमेंट में बताओगे रिलेशन बिटवीन, इसका जवाब मैं दूंगा, जाहिर सी बात है मैं जवाब दूंगा, लेकिन नेक्स्ट माइंड मैप में, रिलेशन बिटवीन M1 M2 M3 एंड, अगर आपने रोटेशन पढ़ा है तो आप ये कर लोगे X1 X2 X3 सच दैट नेट टॉर्क कितना हो रहा है बेटा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, ये आप करना एक बार ट्राई, बहुत इजी है। हिंट दूं क्या, एंटी क्लॉकवाइज ऐड हो जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज के बराबर हो जाएगा, कोशिश करना। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर से, यानी कि नेक्स्ट माइंड मैप में जरूर से इस मुद्दे को मैं उठाऊंगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या बतलाना है। सर बतलाना है रिलेशन बिटवीन M1 M2 M3 एंड X1 X2 X3 सच दैट नेट टॉर्क कितना हो जाए सिस्टम पे, 0 हो जाए, बताना अगर आप कर पाओ। बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट माइंड मैप में, तब डिस्कस कर लेंगे। अब देखो रियल पुली, आपको याद है हमने आइडियल पुली पढ़ा था कहां पे, एनएलएम में, वहां पे रोप और पुली के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता, पुली का कोई मास नहीं होता था। हाँ सर, यहां पे अब रियल पुली की बात हो रही है, यानी कि ये जो पुली है, इस पुली और यहां पे जो दो रस्सियां, नहीं रस्सी एक ही है, रस्सी और पुली के बीच में फ्रिक्शन भी है, और जी हाँ इस बार पुली घूमेगा भी सही और इसका मास भी है। ठीक है, तो ये रस्सी एक ही है, मान लो मास हो गया M2, मास हो गया M1। एज ऑलवेज हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं प्यारे बच्चों, M2 इज ग्रेटर देन M1, तो जाहिर सी बात है कि यार ये नीचे जाएगा एक्सेलरेशन A से, और ये ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन A से। अच्छा सर वो फॉर्मूला लगा तो देंगे, M2G माइनस M1G डिवाइड बाय M1 प्लस M2, बेटा वो रियल पुली के लिए नहीं लगता था, वो आइडियल पुली के लिए लगता था। अब होता क्या है, वैसे आपने क्लास में पूरा डिराइव किया होगा, ठीक है, एक सेकेंड, होता क्या बेटा कि यहां पे फ्रिक्शन है पुली और रोप के बीच में, तो यहां पे टेंशन अलग अलग होती है, सेम टेंशन नहीं होती। हाँ मुझे पता है, हमने एनएलएम में पढ़ा, आपको सुन के अजीब लगता है क्या कि सर एक ही रस्सी में टेंशन सेम होता है, वो तब होता है बेटा जब पुली आइडियल होता है। यहाँ पे आइडियल पुली नहीं, दिस इज अ रियल पुली। यहाँ पे टेंशन लगेगी ऊपर T2, यहाँ पे टेंशन लग जाएगी ऊपर T1, यहाँ पे फोर्स लगेगा M1G, यहाँ पे फोर्स लगेगा M2G। अच्छा एक्सेलरेशन वाला वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, याद रखे, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, तो जाहिर सी बात है कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। अल्फा से लेट सपोज इसका रेडियस R है, इसका मोमेंट और इसका रेडियस R है, कैपिटल R ले लेते हैं इसको, ठीक है, एक सेकेंड, इसका रेडियस ले लेते हैं भाई साहब कैपिटल R, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना वो ले लेते हैं I, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, फ्रिक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन। तो अब देखो नेट एक्सिलरेशन जो होती है ना वो कितनी होती है, सुनना, इस बार वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, इस बार चेंज है, नेट फोर्स बाय टोटल मास। नेट फोर्स कितना लग रहा है बेटा, M2G माइनस सॉरी M2G और M1G, M2G भी नीचे M1G भी नीचे, लेकिन नेट फोर्स अगर अपन देखें, अगर अपन इसको हॉरिजॉन्टली खोल दें, अगर अपन इसको देखो M2G और M1G दोनों नीचे लग रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको खोल दूं, एक फोर्स इधर M2G एक फोर्स इधर M1G, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है बेटा,
सर वो लग रहा है m2g माइनस m1g, जो कि हमने पहले भी किया था। बस फर्क इतना सा है कि पिछले में यानी एनएलएम में जो एक्सेलरेशन आई थी वो आई थी m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे टोटल मास में ट्रांसलेशनल मास और रोटेशनल मास भी आ जाएगा। अब वैसे रोटेशनल मास कुछ होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे ट्रिक बना दी गई है ताकि आप याद कर पाए। वो फॉर्मूला होता है ना, I बराबर मास इंटू आर स्क्वायर। हाँ सर, हाँ सर। तो बेटा मास कितना हो जाएगा पता है? रोटेशनल मास I बाय आर स्क्वायर। अच्छा, रोटेशनल I बराबर एम आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, तो रोटेशनल मास कुछ होता नहीं है, बस ऐसे याद रखवाने के लिए। तो मास हो गया I बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे टोटल मास कितना हो गया? ट्रांसलेशनल मास, जो बॉडी ट्रांसलेशन कर रही है वो कौन है? सर ये ट्रांसलेशन मोशन कर रही है m2, ये ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, तो m1 प्लस m2 प्लस रोटेशनल मोशन कौन कर रहा है? पुली। तो पुली का रोटेशनल मास ला दिया कितना? I बाय आर स्क्वायर। I बाय आर स्क्वायर मतलब आप देखो, अगर मैं इसको छुपा लूंगा, इसको हटा दूंगा, तो वही सेम फॉर्मूला बन गया एटवुड मशीन का, जो हमने एनएलएम में आइडियल पुली में पढ़ा था। बस यहाँ पे क्या आ गया? एक्स्ट्रा I बाय आर स्क्वायर। तो आप इससे उसको याद रख सकते हैं बेटा कि नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। इसको देख लीजिए, इस पे डायरेक्ट सवाल भी पूछ सकता है। ठीक है, ओके सर, चलते हैं बेटा आगे। अब देखो, अब यार यहां पे अगर अपन बात करें बेटा किसकी? एंगुलर मोमेंटम की, तो अगेन फिर से मैं दोहराऊंगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, 5 एक्सियल वेक्टर्स हैं। तो जी हाँ, ये एक्सियल वेक्टर है। अच्छा, मेरे को आपको एक वो चीज बतानी थी, कपल। चलो बता देता हूं कपल। वैसे तो आपने पढ़ लिया होगा क्लास में, बट मैं यहां पे बता देता हूं, टॉर्क के बाद बता देता हूं। जैसे स्टीयरिंग व्हील होता है बेटा, स्टीयरिंग व्हील। हाँ सर, स्टीयरिंग व्हील पे अपन ऐसे फोर्स लगाते हैं, एक हाथ से उसको नीचे फोर्स लगाते हैं, एक हाथ से ऊपर फोर्स लगाते हैं। हाँ सर, तो मान लो किसी बॉडी पर हम जब इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं, नेट फोर्स तो 0 हो जाता है। देखो ना, मान लो ये स्टीयरिंग व्हील है, ये हो गया सेंटर। कपल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? एक फोर्स लगा दिया ऊपर, एक फोर्स लगा दिया नीचे। हाँ सर, मान लो ये रेडियस आ रहा है, रेडियस आ रहा है, ये हो गया फोर्स F और ये हो गया फोर्स F। कपल की बात हो रही है, पढ़ा होगा आपने, रिवाइज करवा देता हूं, सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। सर एफ नेट कितना हो गया? सर एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, एफ नेट तो 0 हो गया। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो हो गया, लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं। देखो ये इसको कैसे घुमाएगा, देखो ध्यान से देखो, ये कैसे घुमाएगा? ए ऐसे घुमाएगा। हाँ सर, ये इसको कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। यस सर। और ये इसको, ये वाला फोर्स कैसे घुमाएगा? सर ये वाला फोर्स इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। हाँ सर, बात तो सही। ये वाला फोर्स कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला फोर्स कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। बोलो हाँ है ना? हाँ सर, बिल्कुल। तो हमारे पास नेट टॉर्क कितना हो गया? नेट टॉर्क हो गया सर हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज ऐड हो जाएंगे, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, आर इंटू एफ प्लस आर इंटू एफ, 2RF। तो इसी को हम कपल बोलते हैं। जब किसी बॉडी पे दो फोर्सेस लगते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में, सच दैट नेट फोर्स तो 0 हो जाए, लेकिन वो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस उस बॉडी पे एक रोटेटरी इफेक्ट ला दें, इसी को कपल बोला जाता है। ठीक है, इसी को कपल बोला, क्योंकि कपल भी मतलब जो हम रियल लाइफ में कपल बोलते हैं कि यार दे आर अ कपल, वो एक कपल है। तो कपल में भी 2 लोग आते हैं ना, वैसे ही जब हम किसी बॉडी पे 2 इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, सच दैट नेट फोर्स 0 हो जाए, जाहिर सी बात है हो ही जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड, लेकिन नेट टॉर्क 0 ना हो और उस बॉडी पे एक रोटेटरी इफेक्ट आए, है ना, तो आप देख लो, तो उसको हम बोलते हैं कपल। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? कार की स्टीयरिंग को दोनों हाथ से पकड़ के घुमाते हैं। अब वो टशन में तो हम एक हाथ से कार की स्टीयरिंग को घुमा देते हैं, लेकिन अगर हम कायदे से दोनों हाथ से स्टीयरिंग को पकड़े, उस पे हम फोर्स लगाएं एक ऊपर एक नीचे, तो दैट विल बी अ कपल। जी हाँ, ठीक है। चलो अब वापस आते बेटा किस पे? एंगुलर मोमेंटम पे वापस लौटते हैं। कपल के बारे में मैंने आपको बता दिया। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कैसा वेक्टर है? लिख देता हूं, एक्सियल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है बच्चों? एक्सियल वेक्टर है। इसको क्या बोलते हैं? टॉर्क को बोलते थे मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम या मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऐसा यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हो, mL/t-1। अच्छा, टॉर्क था R क्रॉस F, एंगुलर मोमेंटम है R क्रॉस P। P क्या होता है बेटा? P होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो आप चाहो तो मास को उस साइड ले लो, अरे P क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास तो एक स्केलर है, बाहर ले लो, तो ये हो गया mR क्रॉस V। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आप यहां पे वही जैसे टॉर्क में बोला था, फोर्स परपेंडिकुलर इंटू आर या आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, वैसे आप बोल सकते हो mR परपेंडिकुलर V या mVR परपेंडिकुलर, और ऑब्वियसली सारी वैल्यूज पुट करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो mVR sin थीटा आ जाएगा, है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा R क्रॉस P। देखो ना इधर, kg मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर, तो kg मीटर स्क्वायर पर
सेकंड डायमेंशनल फॉर्मूला भी आ जाएगा। अब इसके दो फॉर्मूले होते हैं बेटा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी, देखना समझना। एक मान लो रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, तो आप एंगुलर मोमेंटम ले लोगे आई ओमेगा, ठीक है क्या बॉस? अगर कोई रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, तो आप एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला यूज करोगे आई ओमेगा। अन्यथा मान लो कोई पॉइंट मास है, वो वी वेलोसिटी से चल रहा है ना, तो आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आएगा वो आएगा एम वी आर साइन थीटा। एम वी आर साइन थीटा यहां पे लिख देता हूं, एम वी आर साइन थीटा, एम वी आर साइन थीटा। तो दो फॉर्मूले होते हैं, एक एम वी आर साइन थीटा भी होता है और एक आई ओमेगा भी होता है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है सर, देख लीजिए। चलते हैं बेटा आगे। हाँ सर, अब देखो, याद है आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? हाँ सर याद तो आ रहा है, जब किसी, अभी तो पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बॉम्ब वाला केस भी देखा था, बॉम्ब एक्सप्लोजन भी देखा था, और फिर हमने वो भी देखा था गन और बुलेट वाला सीन भी देखा था, जब किसी बॉडी पे मैन और प्लैंक सिस्टम भी देखा था। बेटा जब किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाता है, याद होगा आपको, तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। वैसे ही जब किसी बॉडी पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, COAM, वो था COLM, ये है COAM, इफ देर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, वहां फोर्स था या टॉर्क है, वहां लीनियर मोमेंटम था, एंगुलर मोमेंटम। एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। मास का हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स का हो गया टॉर्क, लीनियर मोमेंटम का हो गया एंगुलर मोमेंटम, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी हो गया एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो टाउ एफ बराबर क्या होता था? डीपी बाई डी। हाँ सर, तो टाउ हो गया डीएल बाई डी। अगर टाउ एक्सटर्नल जीरो है तो हम बोलेंगे कि एल डीएल बाई डी जीरो हो गया, यानी एल क्या हो गया? सिस्टम का कांस्टेंट। अभी मैंने आपको एक एल का फॉर्मूला बताया था, आई ओमेगा, तो अगर एल कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं आई ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है। अरे वो नहीं होता एफ बराबर डीपी बाई डी, एफ जीरो तो पी कांस्टेंट, वैसे एफ की जगह आ गया टॉर्क टाउ और पी की जगह आ गया एल, तो टाउ बराबर डीएल बाई डी। टाउ एक्सटर्नल जीरो है तो एल बी सिस्टम का कंजर्व रहेगा, इनिशियल बराबर फाइनल, आई वन ओमेगा वन बराबर आई टू ओमेगा टू। जाहिर सी बात है यार, ये इनवर्स रिलेशन है, अगर मान लो एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज अपने आप बढ़ेगी, एंड वाइस वर्सा, ये बढ़ेगा तो वो घटेगा, ठीक है। इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजेस, इसका एग्जांपल बताऊंगा अभी। एंड इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस। अरे आइस स्केटिंग वाली जो डांसर्स होती है, आपने देखा होगा और ये एग्जांपल कराया भी जाता है फिजिक्स में, आइस स्केटिंग वाली जो डांसर्स होती हैं, जब वो आईसी सरफेस पे जो मेटल वाले वो नहीं होते ब्लेड वाले स्केट्स होते हैं, उससे वो क्या करती है बेटा? उस पर डांस करती है आईसी सरफेस पे, यस और नो? हाँ सर। तो जब वो रोटेट करती है तो आप देखो, अगर उन्होंने बाहें खोल रखी हैं, यानी कि आर्म्स ऐसे दूर दूर है उनके, तो अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, अब मैं घूम के तो नहीं दिखाऊंगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। तो बाहें अगर खोल रखी है तो मास दूर दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, बाहें खुली हुई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो ओमेगा कम है। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहें बंद कर ली, यानी आर्म्स इस तरीके से लपेट लिए, उन्होंने अपने शरीर के पास लिया, तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। क्यों? क्योंकि मास जो पहले दूर डिस्ट्रीब्यूटेड था वो पास आ गया, तो अब आई कम हो गया, तो वो ज्यादा ओमेगा से घूमने लगती है। आप ये खुद भी कर सकते हो, जो रिवॉल्विंग चेयर होती है ना, उस पर अगर अपन बैठे, ऑल्दो आई वोंट रिकमेंड कि आप करो, अगर भाई वो चेयर इधर उधर हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, चेयर का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्यों, है ना। तो रोटेटिंग चेयर पे आपने यूट्यूब पे एक्सपेरिमेंट्स भी देखे होंगे, रोटेटिंग चेयर पे अगर आप बैठे हो, बाएं खोल रखिए तो ओमेगा कम है क्योंकि आई ज्यादा है। लेकिन रोटेटिंग चेयर रोटेट हो रही है, आपने ऐसा करते करते चेयर के रोटेट होते होते बाहें अपनी बंद कर ली, आई कम हो गया, तो आपकी ओमेगा ज्यादा हो जाएगी, है ना। यस सर, ठीक है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। इसी पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं, ये करे होंगे आपने क्लास में, मैंने यहाँ पे लिखे हुए। डिस्क्स इनिशियली रोटेटिंग इन सेम डायरेक्शन, मान लो दो डिस्क है, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, एक का I2, एक का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1, एक का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2। अगर ये दोनों इंडिविजुअली रोटेट कर रही है और आपने क्या कर दिया, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया, तो ओमेगा फाइनल हो जाएगा, ओमेगा फाइनल हो जाएगा। देखो I1 प्लस I2 इधर होगा, क्योंकि एक ही एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएगा, I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा फाइनल बराबर I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2, तो ओमेगा फाइनल का फॉर्मूला आ गया। यही अगर डिस्क अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही होती तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाता, माइनस आ जाता। इस पे क्लास में सवाल करवाए जाते हैं, ये क्योंकि बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जांपल है तो मैंने दोनों लिख दिए, सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा मान लो एक डिस्क नहीं घूम रही है, तो जो डिस्क नहीं घूम रही होगी उसका ओमेगा 0 कर देना, सिंपल है, ठीक है।
ये देख लो, चलते हैं फिर आगे। जी गुरु जी, आ जाओ भाई आगे। वर्क एनर्जी पावर इन रोटेशन। मैंने आपको बोला ना, एकदम से सारी चीजें जब हम ट्रांसलेशन से रोटेशन में आते हैं तो एकदम से सारी चीजें बदल जाती हैं। वर्क डन बाय टॉर्क, पहले होता था वर्क डन बाय फोर्स, कितना होता था एफ डॉट एस, यानी फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। यहां पे फोर्स की जगह आ गया टॉर्क, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये तो तब होगा जब टॉर्क यूनिफॉर्म है यानी कांस्टेंट है, और अगर टॉर्क यूनिफॉर्म नहीं है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इफ टॉर्क इज नॉन यूनिफॉर्म, है ना, टाउ डॉट डी थीटा। हाँ सर, तो एफ डॉट डी एस की जगह आ गया टाउ डॉट डी थीटा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, मान लो कोई बॉडी ट्रांसलेशन मोशन करती थी, उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होता था, हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पे कोई बॉडी प्योरली रोटेट कर रही है, प्योरली रोटेट कर रही है किसी एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट, तो आप बोलोगे इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देखो, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। हाँ सर, एकदम से ठीक है ना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, इसके और दो रूप है, एल स्क्वायर बाय 2i या हाफ एल इंटू ओमेगा। ये बाकी के दो रूप भी याद रखना, काम आ जाते हैं, पेपर में पूछ लेता है स्पेशली, एटलीस्ट ये आपको, ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर तो आई गया, इसमें तो याद रखने में कोई चैलेंज ही नहीं है। हाफ एम वी स्क्वायर ट्रांसलेशन में, मास का हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, लीनियर वेलोसिटी वी का हो गया ओमेगा। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, हाँ सर याद है सर, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था सर? सर वर्क एनर्जी थ्योरम था कि नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वैसे हम बोल देंगे नेट वर्क डन बाय ऑल द टॉर्क, अरे जैसे वर्क डन बाय द टॉर्क है ना, नेट वर्क डन बाय ऑल द टॉर्क इज इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फाइनल माइनस ओमेगा स्क्वायर इनिशियल। इस पे क्लास में एग्जांपल्स भी करवाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें मेंशन कर दी है। एनर्जी लॉस व्हेन टू डिस्क्स आर जॉइंट, अभी आपने एक चीज देखी होगी कि जब ये दो डिस्क्स एक दूसरे के ऊपर रखी गई तो ये एक कॉमन ओमेगा से घूमने लगी ड्यू टू फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे एनर्जी का लॉस भी हुआ, चाहे सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो इन दोनों के लिए ही लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी पेपर में पूछ चुका है। मैं आपको बता दूं कि ये नीट में ऑलरेडी पूछ चुका है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जब दो घूमती हुई डिस्क ज्वाइन की जाती है, ये है सेम डायरेक्शन और ये है अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन के लिए क्या हो गया, एनर्जी लॉस्ट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय टॉर्क, हाफ i1 i2 बाय i1 प्लस i2 इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। और यही यदि अपोजिट डायरेक्शंस में घूमेगी तो ओमेगा 1 माइनस माइनस ओमेगा 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बस यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी पूछा जा चुका। ठीक है सर, एक स्टैंडर्ड केस और है, एक स्टैंडर्ड केस और है। हाँ सर, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हमें खूब सारे सर सवाल करवाए हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये जैसे स्केल है यार, मान लो ये स्केल है इस प्रकार से, हाँ सर वर्टिकल, अभी आपने इसको हल्का सा धक्का दे दिया, देखा आपने क्या हुआ, ये इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, तो धीरे 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 देखो इसकी ओमेगा 0 से बढ़ती गई। हाँ सर, ए इस प्रकार से। तो ये एक स्टैंडर्ड सवाल है कि मान लो ये इस तरीके से एक स्केल है, हिंज्ड है इस पॉइंट के अबाउट, और आपने इसको ऐसे हल्का सा पुश कर दिया, यानी ओमेगा इनिशियल 0 है, तो जब ये हॉरिजॉन्टल होगा तो ओमेगा कितनी आएगी, ये आप निकाल सकते हो, निकाला होगा क्लास में, किससे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एंगुलर वेलोसिटी विद विच द रॉड हिट्स द ग्राउंड विदाउट स्लिपिंग रिलीज फ्रॉम रेस्ट। या तो आप ऐसे बोल दो कि यार ये ग्राउंड पे ऐसे ये रॉड रखी हुई है और जब आपने इसको ऐसे हल्का सा धक्का दिया तो ग्राउंड पे ऐसे स्लिप नहीं कर रही, या तो आप ऐसे बोल दो या फिर आप बोल दो कि इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, कुछ भी बोल दो, है ना। दोनों ही केसेस में एक ही आंसर आएगा, ओमेगा आएगा √3g/L बाय द यूज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसका डेरिवेशन आई एम श्योर आपने क्लास में किया होगा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। और तुम्हारा भाई तुमको सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट मैंने कहा था इसीलिए इस्तेमाल होता है ताकि चीजें हमारे लिए आसान हो जाए। ये कंटीन्यूअस मास है, कंटीन्यूअस मास का सेंटर ऑफ मास, कंटीन्यूअस मास का सेंटर ऑफ मास उसके बीचों बीच मान लिया, तो आपने बोल दिया पूरा का पूरा मास m कहां सिचुएटेड है, सेंटर ऑफ मास पे, यानी जमीन से L/2 की दूरी पर, √3g/L। क्लास में तो ये भी किया होगा आपने, सर हमने तो क्लास में पता है ये भी किया कि जब ये वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा तब कितना ओमेगा होगा, और हमने सर क्लास में ये भी किया है कि जब ये थीटा एंगल गिर जाएगा वर्टिकल से थीटा एंगल तब कितना ओमेगा होगा। ठीक है, तो बस मैंने उस केस को मेंशन कर दिया ताकि आपके दिमाग में रहे, है ना। अच्छा बेटा, प्योरली ट्रांसलेशन हम पढ़ चुके हैं, प्योरली रोटेशन हमने यहाँ पे देख लिया, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन उसने सिलेबस से हटा दिया है, तो यहाँ पे मैं रोलिंग मोशन इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। ठीक है,
इसी के साथ ये वाला माइंड मैप भी क्या हो गया बेटा, हमारा फिनिश हो गया और इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हुआ फिनिश। नेक्स्ट माइंड मैप में मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। थैंक यू प्यारे बच्चों।